जदयू एक बैलेंस पार्टी है। जदयू किसी जाति से जुड़ा हुआ पार्टी नहीं है। यह समाज के हर वर्ग, हर तबका की नुमाइंदगी करती है। आप इसमें देखेंगे इस पार्टी में अति पिछड़ा जुड़ा हुआ है, पिछड़ा जुड़ा हुआ है इस पार्टी से, दलित जुड़ा हुआ है, महादलित जुड़ा हुआ है, स्वर्ण भी जुड़े हुए हैं और अक़लियत भी जुड़ा हुआ है। ये पार्टी हकीकत मानों में भारत का जो ज्योग्राफी है, जो भारत का इतिहास है, जो भारत का भूगोल है, उसको लेके चलती है। सबों के साथ ये पार्टी है, सभी की ये पार्टी है। ये नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। वो राष्ट्रपति के भी लायक हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के भी लायक हैं, है ना। ठीक है, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन काबिलियत अगर देखी जाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो हम तो मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे काबिल व्यक्ति अगर कोई है आज के डेट में, मौजूदा वक्त में, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब हैं। इनको आप कोई भी जिम्मेदारी दीजिएगा वो बखूबी निभाएंगे, कहीं दो राय नहीं है। बात के हाल फिलहाल घटना जो मिजोरम में हुआ, आप इस चीज़ को मानिए कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बेगूसराय का जो प्रशासन है, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी फुर्ती के साथ और बगैर किसी पक्षपात किए हुए जो इक़दाम उठाए हैं, जो कदम उठाए हैं, वो सराहनीय है। उसके लिए वो तमाम अधिकारी, तमाम पुलिस प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फसादात के बारे में उनका जो टॉलरेंस है वो ज़ीरो है। वो अमन पसंद इंसान है। वो अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि अमन और शांति से ही हम स्टेट का विकास कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। अभी हमारे सामने हैं मोहम्मद अकील अख्तर। अकील अख्तर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये सेना के अधिकारी से अवकाश प्राप्त किए हैं और सामाजिक कार्य में इनकी गहरी रुचि है, पैठ है। जिला अनुसरवन कमेटी के जिला और जदयू के नेता भी है। समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। राजनीति में भी इनकी अच्छी पैठ है। चलते जानते हैं इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं की कहानी। बेगूसराय फ्रंट लाइन में SM अकील साहब, आपका स्वागत है। आप आज हमारे सामने आए हुए हैं, इसके लिए फ्रंट लाइन की पूरी टीम को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मैं 14 अप्रैल 1988 को भारतीय वायुसेना ज्वाइन किया था और उस वक्त मेरी तालीम सिर्फ मैं BSc था और लगभग मैं 17 साल एयरफोर्स में विभिन्न जगहों पर विभिन्न जिम्मेदारियों का ईमानदारी के साथ निर्वाह किया। और हमारे ज़माने में एयरफोर्स का इतना बेहतरीन माहौल था, इतना बेहतरीन सेटअप था कि जो एयरफोर्स के लोग पढ़ना चाहते थे उनको अपने बॉस से, अपने ऑफिसर से काफ़ी सहयोग मिलता था। इस वजह से मुझे BSc के बाद ही हम एयरफोर्स ज्वाइन किए। वहाँ मैंने MA किया, MA किया, मैंने MBA किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जब सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद में पोस्टेड था, उस वक्त हमें एयर मार्शल इनामदार सर के साथ, एयर मार्शल त्यागी सर के साथ काम करने का सौभाग्य हुआ और इन लोगों ने ही मुझे एजुकेशन की तरफ प्रेरित किया, हमारे हिम्मत को आगे बढ़ाया, हमारी हौसला अफजाई किए कि जो आपके पास वक्त है इसका सही इस्तेमाल कीजिए, आपको हम लोगों के जानिब से पूरा सपोर्ट रहेगा और एजुकेशन जो आप हासिल करेंगे इसका देश और समाज के हित में फ़ायदा रहेगा, इसलिए वक्त का सही इस्तेमाल करें। वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने आउट ऑफ वे दे हैव हेल्प मी टू गो एंड गेट द हाई एजुकेशंस। मैं आज भी दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
आप जिला अनुश्रवण समिति के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो अनुश्रवण समिति का क्या काम है, समाज के लिए क्या काम है? ये सरकारी संस्था है या गैर राजनीति संस्था है? देखिए, जिला अनुश्रवण समिति जो सैनिक कल्याण है, जिसका मैं उपाध्यक्ष हूँ, जिसके अध्यक्ष जिला के जिलाधिकारी महोदय हैं, एसपी साहब और जिला के तमाम एसडीओ साहब इसके मेंबरान हैं। यह कमेटी भारत सरकार की कमेटी है। इस कमेटी सरकारी कमेटी है, जिस कमेटी का उद्देश्य जो समस्याएं सैनिक को और भूतपूर्व सैनिकों को या उनके आश्रितों को होती रहती है, उस समस्या के समाधान के लिए यह कमेटी का गठन किया गया है। और मैं प्रशासन और सैनिकों के बीच एक कड़ी का काम करता हूं, और मैं एक कड़ी हूं। इसके होल इंसल हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ही है। ये बात सही है कि जब भी हमने सैनिकों की वाजिब समस्याओं को, वाजिब मांगों को उनके सामने रखा है, और जिस मांग या समस्याओं को वो उनके अंदर में है, जिसका वो निर्वाह या निष्पादन कर सकते हैं, उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। अभी तक जितने भी जिलाधिकारी के साथ अनुश्रवण कमेटी की मीटिंग में शामिल हुआ है या उनसे मैंने दरख्वास्त किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। ये संस्था अनुश्रवण कमेटी सैनिक का कितने साल का कार्यकाल होता है? देखिए, कोई भी आयोग जो होता है बिहार सरकार और भारत सरकार का, वो सरकार के बदलने से भंग होता है, फिर सरकार के बनने से उसका गठन होता है, और ये आयोग का जो कार्यकाल होता है उसी तरह इसका भी होते रहता है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो सरकार, जो दल सरकार में होती है, उसकी जिसका सहानुभूति होगा, और वो दल या वो संगठन जिसको इसके लिए वाजिब समझता है, मुनासिब समझता है, उसके नाम का अनुमोदन करता है। आप कितने साल से इस कमेटी में बने हुए हैं? देखिए, इस कमेटी में मैं कई वर्ष से हूँ, और कमेटी का फिर से पुनर्गठन फिर से हुआ है, फिर से मुझे ही उपाध्यक्ष बनाया गया है। और जब तक हमारा कार्यक्रम और क्रियाकलाप सही से चलता रहेगा, मुझे उम्मीद है कि हम इस पर बने ही रहेंगे। तो जब से आप इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, तो आपने ज़िले में सैनिकों के लिए कौन सा काम किया? देखिए, जब हम एयरफोर्स से जब आए थे 2005 के शुरुआती दिनों में, हमको लगता है 27 अप्रैल 2005 को, तो आने के बाद मैं जदयू से जुड़ा, जदयू का मैं एक्टिव मेंबर रहा, और जदयू के प्रदेश के कई अहम जिम्मेदारी को भी मैंने निभाया। तो उसी दौरान से ही मैं सैनिकों के लिए किसी भी मंच पर, किसी भी स्टेज पर, या किसी भी हमारे हायर जो ऊंचे नेता थे उनसे मुलाकात होती थी, तो सैनिकों का डिमांड रखते थे। हमारी हमेशा डिमांड होती थी कि सैनिकों को हर सतह पर सरकार रिजर्वेशन दे। उसी क्रम में काफ़ी संघर्ष के बाद सरकार ने बहुत चीज़ें देना शुरू की है, लेकिन जो हम लोगों की मांगें हैं, अभी तक जितनी मांगें वो पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन जैसे सैफ में सैनिकों की बहाली का प्रक्रिया शुरू हुआ, भूतपूर्व सैनिक उसमें काफ़ी तादाद में बहाल हुए। बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भी सैनिक परिवार के आश्रितों को भी कुछ सीट सुनिश्चित किए हैं, जिसका फ़ायदा हमें लगता है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक ले सकेंगे। उसी तरह डिमांड है कि हर सतह का, कि आप अगर हमारे भूतपूर्व साथी योग्य हैं तो उनको आप हर रैंक पे, बीपीएससी में भी वो बीडीओ बन सके, वो सीईओ बन सके, वो डीएसपी बन सके, ऐसे ऐसे जगह पर भी उनको आरक्षण दिया जाए, उनको सहूलत दिया जाए कि वो बेहतर ढंग से देश सेवा के बाद समाज की सेवा और सरकार की सेवा कर सके। आप समाज सेवा के साथ राजनीति में है, आपने राजनीति में जदयू को ही क्यों चुना? देखिए, जदयू एक बैलेंस पार्टी है।
जदयू किसी जाति से जुड़ा हुआ पार्टी नहीं है। यह समाज के हर वर्ग, हर तबका की नुमाइंदगी करती है। आप इसमें देखेंगे इस पार्टी में अति पिछड़ा जुड़ा हुआ है, पिछड़ा जुड़ा हुआ है इस पार्टी से, दलित जुड़ा हुआ है, महादलित जुड़ा हुआ है, स्वर्ण भी जुड़े हुए हैं और अक़लियत भी जुड़ा हुआ है। ये पार्टी हकीकत मानों में भारत का जो जोग्राफ़ी है, जो भारत का इतिहास है, जो भारत का भूगोल है, उसको लेके चलती है। सबों के साथ ये पार्टी है, सभी की ये पार्टी है। यह दूसरे पार्टी में ये चीज़ आप नहीं पाएंगे, जब पाएंगे भी तो कम पाएंगे। यह एक बैलेंस पार्टी है जो सबका पार्टी है। आपने कभी चुनाव लड़ा है? राजनीतिक दल ने आपको चुनाव के लिए ऑफ़र किया है? देखिए, सियासत का कतई मतलब नहीं होता है कि हम इलेक्शन लड़ें या हमको पार्टी टिकट दे तभी हम सियासत करेंगे। हम समाज सेवा के बहुत से सियासत में हम समाजी ज़िंदगी जीते हैं, समाज के हर वर्ग के साथ रहते हैं। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अक़लियत हो, सबके बीच मेरा आना जाना है, मिलना जुलना है। हमारी कोशिश होती है कि समाज के अंदर भाईचारा कायम रहे। अब रहा टिकट का मामला, तो टिकट के लिए हमारे जो सीनियर लीडर हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय ललन सिंह साहब हैं, हमारे वरिष्ठ नेता उद्योग इस्पात मंत्री RCP सिंह साहब हैं, उपेंद्र कुशवाहा साहब हैं, और जो बड़े लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि टिकट किसको देना है, टिकट किसको नहीं देना है। हम टिकट के उद्देश्य से न पार्टी में हैं और न टिकट के लिए हम सियासत में हैं। पार्टी अगर समझेगी कि इसके अंदर काबिलियत है, पोटेंशियल है, ये आदमी बेहतर ढंग से समाज का सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा करने के बाद ये अपने जिनके अंदर देशभक्ति और समाज भक्ति का भावना है, उसका फ़ायदा हमें, हमारे स्टेट को मिल सकता है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। दे विल टेक द डिसीजन। मैं किसी भी उस उद्देश्य से नहीं हूँ सियासत के अंदर। अक्सर ये लोग सवाल हमसे करते हैं, लेकिन हमने साफ कहा है कि पार्टी सोचेगी, पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सोचेंगे। हमारा पार्टी में रहने का कतई मतलब नहीं कि हम टिकट के लिए ही पार्टी में हैं। टिकट नहीं देगी तो हम पार्टी में नहीं। हम जेडीयू मेरी पहली और आखिरी पार्टी रहेगी। हम जब से आए हैं जेडीयू के विभिन्न ओहदों पर विभिन्न जिम्मेदारियों को मैंने निर्वाह किया है। हमेशा जेडीयू के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और हमें इसी के साथ रहूँगा। बीते दिनों चुनाव, MLC चुनाव को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी एक दूसरे पर भाजपा और जदयू में आरोप प्रत्यारोप है। जो चुनाव में भाजपा को जदयू ने साथ नहीं दिया और एनडीए के प्रत्याशी रजनीश कुमार की चुनाव में हार हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन है तो हार जीत हो सकती है। माननीय पूर्व MLC रजनीश कुमार हारे, हम सबको दुख इस बात का है। उनको नहीं हारना चाहिए, लेकिन दो बार MLC रह चुके थे और इसमें आम जनता वोटर नहीं है। इसमें अच्छी तरह आप जानते हैं इसके वोटर जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, जिला पार्षद हैं, तो इसको उस लहजा में नहीं जोड़ा जा सकता। अगर ऐसी बात होती तो जो पार्टी के बड़े नेता होते, चाहे बीजेपी के चाहे जेडीयू के, तो उनका वक्तव्य आता। उनका वक्तव्य स्पष्ट है कि कोई पार्टी या किसी ने भी विश्वासघात नहीं किया। यह अगर आरोप है तो बेबुनियाद है और जदयू की संस्कृति भी नहीं रही है कोई विश्वासघात किसी के खिलाफ करे, खासकर अपने गठबंधन के साथ। गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का पालन जदयू का हर एक वर्कर करता है। अब छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, छोटे मोटे लीडर्स अपना हो सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े लीडर्स हमारे मंत्री, उन लोगों ने भी कैंपेन किया जो जेडीयू से थे और प्रचार किया और लोगों से, खासकर जो वोटर्स थे, उससे रजनीश के लिए वोट मांगे। तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बेगूसराय में एनडीए की हार का क्या कारण है, क्या प्रमुख कारण रहा है जो एनडीए की MLC चुनाव में हार हुई? देखिए, जो मीडिया के ज़रिया या कुछ लोगों के ज़रिया एक गुटबाजी एनडीए में थी या गुटबाजी बीजेपी पार्टी के अंदर भी थी, भीतरघात था, हम इसको बेबुनियाद मानते हैं। हार जीत जमहूरियत की शान है। जमहूरियत में कोई हारेगा, कोई जीतेगा। हम जमहूरियत में ये कह नहीं सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट हमेशा जीतता ही रहेगा, कल वो हार भी सकता है। इसको स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जमहूरियत ज़िंदा रहे
हमारी पार्टी, हमारे लीडर हारते रहेंगे, फिर जीतते रहेंगे, लेकिन प्रजातंत्र बची रहेगी, तब आगे फिर मौका मिलेगा। और इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं और न किसी तरह का हम मानते हैं कि पार्टी के अंदर या दल के अंदर किसी तरह का किसी को विद्वेष या भावना था और लोगों ने भीतर घात का करा। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। राजनीति में अवसरवाद पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश को तो अफसर चलाते हैं, इसको मानना ही होगा आपको ना। देश को अफसर चलाते हैं जो हमारे आईएएस हैं या स्टेट के जो बीपीएस अधिकारी हैं, ये लोग चलाते हैं देश को। यही सचिव बनते हैं, यही मशवरा देते हैं, यही एडवाइस करते हैं। और सरकारें बदल जाती हैं, मंत्री बदल जाता है, वो स्थिर रहते हैं क्योंकि उनका मुकर्रर है कि वो रहेंगे ही। जो पॉलिसी बनती है, अब देखते होंगे जो विदेश नीति आज तक हमारा चेंज नहीं हुआ। हमारी विदेश नीति इतना मजबूत रहा और वो नेहरू के ज़माने से आज तक कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो भी हमारी विदेश नीति का तारीफ़ करता है। ये इसलिए संभव है क्योंकि अधिकारी जो हमारे हैं वो बहुत ही टैलेंटेड और काबिल लोग हैं। अभी जो एक खबर सोशल मीडिया में आ रहा, जो नीतीश कुमार वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए जा सकते हैं, क्या आपको इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। वो राष्ट्रपति के भी लायक हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के भी लायक हैं, है ना। ठीक है, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन काबिलियत अगर देखी जाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो हम तो मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे काबिल व्यक्ति अगर कोई है आज के डेट में, मौजूदा वक्त में, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब हैं। इनको आप कोई भी जिम्मेदारी दीजिएगा वो बखूबी निभाएंगे, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। बिहार को अभी उनकी सख्त ज़रूरत है। बिहार को जिस तरह से वो पटरी पर लाए हैं। भाजपा कहती है जो अब नीतीश जी इतना दिन मुख्यमंत्री रहे, अब भाजपा का मुख्यमंत्री रहे, इस पर आप क्या कहें? देखिए, भाजपा का बड़े नेता का बयान आएगा तब हम मानेंगे ना। मोदी जी बयान दें, अमित शाह बयान दें, जब तक बड़े नेता का बयान नहीं आता है, पार्टी को तो छोटा नेता है, उसकी अपनी सोच हो सकती है, नहीं चला रहे हैं। बड़े नेता का अगर बयान आता है इस तरह का तो हम मानेंगे। ऐसा कोई बयान नहीं है। दोनों दल के अंदर तालमेल बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है और हमको नहीं लगता कि इस तरह कोई डिमांड है या किस तरह कोई किसी की मांग है। छोटे स्तर पर छोटे लोगों की या छोटे वर्कर्स की या नीचे लोगों की या नीचे कार्यकर्ताओं की सोच हो सकती है। अभी बोचहा चुनाव में भाजपा बुरी तरह चित हो गई, इसका क्या कारण रहा? देखिए, हम कहा कि जमहूरियत के अंदर यह हार जीत जमहूरियत का शान है। प्रजातंत्र के अंदर हम हर बार जीतेंगे ऐसी बातें करना, तो लोग हार को स्वीकार नहीं न करते हैं। हार कैसे स्वीकार नहीं है? जो जितने लोग जीत के गए या जीत के आए, हमारे नेता ने तो सबका अभिनंदन किया। जो जीते हैं सबको मुबारकबाद दिया। हमारे नेता से की ज़ुबान से ऐसी कोई बात निकली जो बोला जाए कि हार को स्वीकार नहीं किया गया। हम हारे हैं, कल जीतेंगे, इसकी उम्मीद है। जमहूरियत के अंदर जनता मालिक है, उसको यह हक हासिल है कि वो आज हमारी सरकार को भी गिरा सकती है, कल हमें सरकार बना सकती है। आज हमारे विधायक को गिरा सकती है, हरा सकती है, कल हमारे विधायक बना सकता है। तो इसको स्वीकार करते हैं हम लोग और स्वीकार करेंगे। हार से है कि हमारी क्या कमी रह गई, क्या खामियां थी, हमने किस तरह से प्रचार प्रसार किया, या हमारे जो नेता थे उससे क्या गलतियां रह गई, विकास काम वहाँ पर किस तरह से हुआ। तो बहुत सा चीज़ों का वहाँ पर स्टडी चल रहा है, अध्ययन कर रहे हैं कि आगे उस चीज़ को उसका रिपेयरिंग हो सके, डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आगे फिर हम बड़ी सख्ती के साथ मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या गठबंधन के साथ कि अकेले? देखिए, अभी तक जो हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है अपने नेता से कि हम लोग भी गठबंधन के साथ हैं और हमारी गठबंधन मजबूत गठबंधन है जो बरकरार रहेगी। बाकी जो बातें हम उसको रूमर मानते हैं, अफवाह मानते हैं। जब तक गठबंधन है, गठबंधन धर्म का एक एक जदयू का जो वर्कर है वो पालन करेगा और करता रहेगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बेगूसराय में भी सांप्रदायिक ताकतें पनप रही है। बीते दिनों कई जगह छिटपुट घटना हुई, बारो, बथौली, रजौरा में।
तो क्या सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप बात के हाल फिलहाल घटना जो रजौरा में हुआ, आप इस चीज़ को मानिए कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बेगूसराय का जो प्रशासन है, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी फुर्ती के साथ और बगैर किसी पक्षपात किए हुए जो इक़दामात उठाए हैं, जो कदम उठाए हैं, वो सराहनीय है। उसके लिए वो तमाम अधिकारी, तमाम पुलिस प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फसादात के बारे में उनका जो टॉलरेंस है वो ज़ीरो है। वो अमन पसंद इंसान है। वो अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि अमन और शांति से ही हम स्टेट का विकास कर सकते हैं। उनके आने के बाद बिहार में कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, हल्की फुल्की हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के ज़रिए, पुलिस प्रशासन के ज़रिए तुरंत कंट्रोल इस पर किए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं। बेगूसराय में ऐसी घटना को बेगूसराय के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारा जो बेगूसराय है, हम तो पूरे देश की तारीफ़ करते हैं, अपने पूरे बिहार की तारीफ़ करते हैं, लेकिन बेगूसराय हमारी सरज़मीन है। बेगूसराय के हम पैदावार हैं, बेगूसराय में हमारी पैदाइश हुई है, बेगूसराय से हमने शिक्षा हासिल किया है। बेगूसराय में आज हमारे एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों दोस्त हैं जिनसे हमारा रिश्ता इतना मज़बूत है कि आप यकीन करेंगे कि लगता है कि वो लोग हमारे सहोदर हैं। हर बिरादरी के लोग हैं, बुनिया समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा हैं, दलित हैं। हमारी दोस्ती आप देखते होंगे कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए जिले स्तर पर? देखिए, किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में जो दो कम्युनिटी के बीच, दो संप्रदाय के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होना चाहिए। और बेगूसराय में हमको लगता है कि हम लोग कम्युनिकेशन गैप को पाटते रहते हैं। बेगूसराय में ऐसी ऐसी संस्थाएँ हैं जो हम दो कौम को एकदम जोड़ के रखती है, सगों की तरह। हल्का फुल्का घटना तो घर में भी होते रहता है। आप देखिए, अगर अखबार में पढ़िए और न्यूज़ चैनल को भी आप लोग जुड़े हुए हैं तो उसके माध्यम से भी आप देखिए तो आपको लगेगा कि ज़्यादा जो घटना है वो आपसी घटना है, जो रोज़मर्रा घटनाएं होती हैं। भाई से हुआ, चचेरे भाई से हुआ, मोहल्ले में हो गया, अपने ज़ात बरादरी से हो गया। सांप्रदायिक घटना बेगूसराय के अंदर नए के बराबर है। यहाँ के लोगों की सांप्रदायिक सोच ही नहीं है। अब जिनसे बात कीजिए आपकी वही इज्जत देगा जो वो अपने बरादरी को या अपने ज़ात को इज्जत देता है। तो बेगूसराय की सरजमीन में जो गंगा जमनी तहजीब की खुशबू है, इस पर हम लोग को बहुत प्राउड फील करते हैं। इसकी कोई बात नहीं है। जब जब सामाजिक ताकत कमज़ोर होती है तब तक सांप्रदायिक ताकत उभरती है क्या? देखिए, यह जो आपका कहना है, इस बात में वज़न है, इसको हम नहीं कहते हैं। सामाजिक ताकत को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि समाज में जो दो कौम के बीच, दो समाज के, दो ज़ात के बीच या दो बरादरी के बीच गैप न हो। इसके लिए ज़रूरी है मिलना जुलना, आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछना, एक दूसरे के सुख में शामिल होना, एक दूसरे के दुख में दुखी होना। अगर हम अपने पड़ोसी में या अपने गांव में समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के दुख में अगर हम दुख नहीं होते हैं तो ताना बाना समाज का टूटता है। हमको एहसास होना चाहिए, इनका अगर बच्चा खोया तो मेरे घर का परिवार का एक बच्चा खोया है, इनके घर में कोई हादसा हुआ है तो वो दुख हमको भी महसूस करना चाहिए। अगर हम ऐसा महसूस करेंगे तो देखिए, मानव का काम है मानव से प्रेम करना। जो जिस मानव को मानव से प्रेम नहीं, इंसान को इंसान से प्रेम, इंसान ही नहीं। जब इंसान नहीं है तब सियासत क्या कीजिएगा? और सियासत के ज़रूरी समाज का ज़िंदा रहना, राष्ट्र का बचा रहना। सियासत करना तो कर लेंगे, लेकिन राष्ट्र हमारा बचा रहे, हमारा समाज बचा रहे, हमारा देश बचा रहे, तब हम सियासत करेंगे। तो ज़रूरी यह है कि समाज के जो ताना बाना इसको बनाए रखने के लिए समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उनको समाज के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। ठीक है, लोगों पर जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, बहुत एक जिम्मेदारियाँ लोगों के साथ है, लेकिन हमको समाज के ताना बाना को ही बचाए रखना है। इसके लिए अभी पवित्र महीना, मुक़द्दस माह रमज़ान का महीना चल रहा, इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? साल में एक महीना जो मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए होता है, वो बहुत ही पवित्र महीना होता है। इसे रहमत का महीना कहा जाता है और इसमें
अल्लाह ने मोमिनों के लिए कुछ हिदायत दे रखी है कि आपको कोई गलत काम नहीं करना है। आप ही मश्क 1 महीना कर लीजिए जिसको सालों भर अपनी ज़िंदगी में आप उतार सकते हैं। आपको कोई बुरी काम नहीं करना है, किसी की शिकायत नहीं करना है, किसी की गीबत नहीं करना है, किसी के ज़मीन और जायदाद को दबाने का नहीं सोचना है, किसी के बारे में गलत र्यूमर अफवाह नहीं फैलाना है। गीबत करना किसी का बहुत बड़ा गुनाह है, किसी के बारे में गलत करना बहुत बड़ा ममानियत है। और साथ ही गरीब गुरबा की मदद करना है, भूखों को खाना खिलाना है। रमज़ान में इसलिए अफ्तार कराना इतना बड़ा सवाब है कि लोग अफ्तार कराने के लिए दावत देते हैं कि जो रोज़ेदार हैं उनको अफ्तार करावें। और इसी महीना में लोग ज़कात निकालते हैं। आपके पास जो अल्लाह ने आपको दे रखा है, सोना चांदी, या आपके पास जो दौलत है, जो पैसा है, उसका आप ज़कात निकलिए। 100 में 2.5 रुपया गरीब का हक़ अदा होना चाहिए। अगर मुसलमान बखूबी ज़कात निकाले और इस अमल को पूरे साल वो अमली जमा पहनावे, तो हमको नहीं लगता है कि मुसलमान समाज में या उसके इर्द गिर्द रहने वाला कोई लोग भूखा रह सकता है। और ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारत के अंदर जो इस्लाम फैला, वो फैला हमारे बुज़ुर्गों के जो अच्छे अक़ायद थे, उनका जो अच्छा मामलात लोगों के साथ था, उससे लोग मुतासिर होकर इस दीन में लोग शामिल होते गए। अगर जो लोग कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि तलवार के ज़ोर पर, लेकिन अगर तलवार के ज़ोर पर फैलता तो इंडोनेशिया, जहाँ कोई मुस्लिम सेना नहीं पहुँची, सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है आज के डेट में, सबसे बड़ी आबादी है। मलेशिया, जहाँ कोई इस्लामिक सेना नहीं पहुँची, बहुत बड़ा मुसलमानों की आबादी रहती है। इसलिए तलवार तो मज़हब को कमज़ोर करता है, नफ़रत धर्म को कमज़ोर करता है। अगर आपके मन में किसी संप्रदाय के लिए नफ़रत है तो आप अपने मज़हब को, अपने धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं। देश में नफ़रत बढ़ता जा रहा है, इसे कैसे पाटा जाए, नफ़रत को कैसे ख़त्म किया जाए। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और देश में आपस में सौहार्द बिगड़ रहा है, एक दूसरे पर लोग जो है, इस पर क्या कहेंगे? एक दूसरे पर नफ़रती बयार चल रही, इस पर आप क्या कहें? देखिए, बहुत बड़ा देश अपना है, 130 करोड़ की आबादी है, बहुत राज्य हैं, बहुत ज़िला हैं, बहुत हज़ारों हज़ार गाँवें हैं। इसमें अगर 2-4 घटना आती हैं तो हम लोगों को दुख होता है कि 2-4 घटनाएँ हो गई, लेकिन इसको भी देखना है कि पूरा देश अमन से हिंदू मुसलमान एक साथ जी रहा है। आप देखिए, किसी भी दावत में देखिए, हमको बता दीजिए कि मुस्लिम की दावत में हिंदू नहीं, हिंदू की दावत में मुसलमान, ऐसा कोई है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरा है। कुछ लोग हो सकते हैं, वो मुस्लिम समाज में भी हो सकते हैं, हिंदू समाज में हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है। कोई कहता है 10% हो जाएगा तो पूरे देश के अंदर गदर हो जाएगा। मेरे भाई, कंट्रोल नहीं कर सकती सरकार। हल्का फुल्का कहिए, कुछ लोग हैं, 1000 में 2-4 लोग हो सकते हैं, हम सैकड़ों इन्हें मानते हैं, तो कुछ लोगों की वजह से है। लेकिन जो लोग जिस मज़हब में बुरे हैं, उस मज़हब के लोगों का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है उसको वहाँ पर रोक दें। हम उसमें खामोश हो जाते हैं तो गलत लोगों को बढ़ावा मिलता है इसका दुष्प्रचार करने में। आप सामाजिक सेवा में काम कर रहे हैं, आगे आप समाज सेवा में कौन सा काम करने का सोच रहे हैं? देखिए, हम 2-3 चीज़ पर बहुत ज़्यादा हमारा गौर व फिक्र है। और मैं अपने गांव में भी, अपने इलाके में भी, जब लोगों से मुलाकातें होती हैं, बाशऊर लोगों से, या कोई मीटिंग होता है या कोई भी भाषण में भी शामिल होता हूँ, किसी प्रोग्राम में भी, तो इस बात को मैं हमेशा रखता हूँ कि देखिए, समाज का अगर आप विकास चाहते हैं तो समाज के विकास के लिए, समाज की तरक्की के लिए ज़रूरी है शिक्षा का। आज भी शिक्षा का जिस रेशियो में होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद शिक्षा का जो विस्तार हुआ है, शिक्षा पर उन्होंने जो फोकसिंग किया है, वो सराहनीय है। लेकिन फिर भी जो सपना है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे मुजाहिदे आज़ादी ने देखा था, जो हमारे लीडरों ने देखा था, वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि 100% लोग, 100 में 100 लोग एजुकेटेड हो हमारे देश के अंदर, और हर तक एजुकेशन वहाँ पे स्किल्ड हो। अनस्किल्ड आदमी तो बेकार होता है। आज भी स्किल्ड लोगों की बड़ी कमी होती है। अगर लेबर भी हो तो स्किल्ड लेबर हो, टेक्नीशियन हो तो स्किल्ड टेक्नीशियन हो। लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विभिन्न ओहदों पर काम करे, लेबर भी बने तो स्किल्ड लेबर बने, स्किल्ड टेक्नीशियन बने।
तो स्किल लोगों की ज़रूरत है, शिक्षा और स्किल लोगों की ज़रूरत है हमारे देश को भी और दुनिया को भी ज़रूरत है। आज भी भारतीय जो स्किल लेबर हैं या स्किल लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, हमारे साइंटिस्ट, उसकी दुनिया में डिमांड है। आज भी दुनिया की बहुत सारी संस्थाएं भारतीय स्किल से चल रही है। तो इस बात का हमें फ़ख्र है कि जो हमारा जो मैन पावर है उसका सदुपयोग के लिए है ज़रूरी उनको शिक्षित करें और स्किल्ड करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे अनुसरवन समिति के उपाध्यक्ष सैयद मोहम्मद अकील अख्तर। इन्होंने खुल के बात की आज की राजनीति, समाज सेवा और ज़िले देश में अमन चैन का पैगाम हो, आपसी सौहार्द कायम रहे, इसी पर बात इन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।